बच्चों, पिछली बार मैंने आपको सामाजिक विज्ञान में भूगोल पाठ में संसाधन एवं संसाधनों के प्रकार के बारे में बताया था। आज हम आपको संसाधनों का विकास के बारे में बताएंगे। मैं बता रहा हूँ किसान इंटरमीडिएट कॉलेज धोरेरा, कुशीनगर से। संसाधनों का विकास, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बताया था। संसाधन प्रकृति के द्वारा जो हमको आवश्यक वस्तुएं दे रखी होती हैं, उनको हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, उनको हम संसाधन कहते हैं, जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो संसाधन हैं वो एक सीमित मात्रा में है और जनसंख्या वृद्धि के कारण उन संसाधनों का हम अनियमित तरीके से उनका दोहन हम अधिक से अधिक कर रहे हैं और उस अति दोहन के कारण हमारी जो भावी पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए संसाधन जिस तरीक़ा से हम उनका अनैतिक रूप से दोहन कर रहे हैं, अर्थात उनकी हम खुदाई कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, यदि नए संसाधनों का विकास न किया जाए तो वो एक लिमिट में संसाधन हैं और वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उन संसाधनों के अतिरिक्त नई तकनीकी का उपयोग करके अन्य संसाधनों का विकास किया जाए। उन संसाधनों के द्वारा जो नवीन संसाधन उत्पन्न होंगे, जो तकनीकी द्वारा नवीन संसाधन उत्पन्न होंगे, वही संसाधन विकास कहलाता है। जैसे हम आपको और बता रहे हैं, फिर आपको और अतिरिक्त बताएंगे। मानव के जीवन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि मानव के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण हैं। हमको लंबा जीवन जीने के लिए और महत्वपूर्ण जीवन जीने के लिए और गुणवत्तापूर्ण जीवन बिताने के लिए हमारे संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये संसाधन प्रकृति के अमूल्य देन हैं, ये निःशुल्क हैं और अमूल्य देन हैं। मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है। मनुष्य भी अपने आप में एक संसाधन है। एक नंबर का आता है कभी कभी, ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। मानव ने आर्थिक विकास, नगरीकरण आदि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है, जिसके कारण निम्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है। व्यक्ति या मानव ने आर्थिक विकास, जनसंख्या अधिक है तो आर्थिक विकास होना ही चाहिए, और नगरीकरण, नए नए नगरों का निर्माण हो रहा है। जनसंख्या अधिक बस रही है तो नगरों का निर्माण हो रहा है। तो उस नगरों के निर्माण के लिए और आर्थिक विकास के कारण जो हमारे प्रकृति के द्वारा जो वन दिए हुए हैं, संसाधन दिए हुए हैं, हम उन संसाधनों का अंधाधुंध अनैतिक रूप से हम उनका उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है। जैसे पहला देखिएगा, कुछ व्यक्तियों के लालच और निजी स्वार्थ के कारण संसाधनों का ह्रास हुआ, अर्थात कमी आई संसाधनों में। नंबर 2, संसाधनों पर समाज के कुछ व्यक्तियों ने अधिकार जमा लिया है, जिससे समाज दो हिस्सों अर्थात संसाधन संपन्न और संसाधनहीन में बट गया है। इस प्रकार समाज अमीर एवं गरीबी में बट गया है। संसाधनों पर कुछ जो व्यक्ति हैं, जो पावरफुल हैं, अमीर हैं, उनने अपनी शक्ति के कारण उन प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार कर लिया है, जिसके कारण संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो दो भागों में बट गए हैं, अमीर और गरीबी में बट गए हैं, और या संसाधनहीन और संसाधन संपन्न, दो भागों में संसाधन बट गए। तीसरा खंड आता है इसमें, संसाधनों के अंधाधुंध के शोषण के कारण
वैश्विक पारिस्थितिकी खतरा उत्पन्न हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, अपक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण आदि हैं। कहने मतलब प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करके वैश्विक पारिस्थितिकी खतरा उत्पन्न हो गया है, जैसे भूमंडलीय तापन, जैसे आपका ग्रीन हाउस वाला जो होता है, ग्रीन हाउस जो बढ़ गया है। ओजोन परत अपक्षय, जो प्रकृति में कि जो हमारा वायुमंडल है, इसमें 4 परत होती है, जिसमें से एक ओजोन मंडल भी होता है, जो हमारा सूर्य की किरणों से जो रेडियो आपके पराबैंगनी जो किरण आती हैं, उनसे हमको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और उन अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों को करने के कारण उसमें वो छेद हो गए, उसमें अपक्षय होने लगा है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां पृथ्वी पर जो जीव जंतु हैं उनमें उत्पन्न होने लगी हैं। चौथा, कल्पना कीजिए यदि तेल संसाधन खत्म हो जाए तो हमारी जीवन शैली अत्यधिक प्रभावित होगी, क्योंकि ऐसा होने पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कल्पना कीजिए यदि प्रकृति में जो संसाधन दे रखे हैं उनमें से एक संसाधन तेल संसाधन हुई है, यदि तेल संसाधन खत्म हो जाए तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हमारे आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, हमारी दैनिक चर्या है उसमें भी इसका प्रभाव महत्व होता है, उसको भी प्रभावित कर सकता है। लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो सकती है क्या क्या हो सकती हैं? यातायात पूरी तरह बंद हो जाएगा, क्योंकि जो मोटर वाहन हैं जितने भी डीजल या तेलों से चलते हैं ये प्रभावित होंगे, अर्थात बंद भी हो सकता है। व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकेगा, जिससे उसके आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो प्रभावित होंगे। माल ढुलाई भी प्रभावित होगा, जो हम माल इधर उधर से करते हैं वो भी हमारा प्रभावित हो जाएगा। महंगाई बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कल कारखाने हैं वो भी बंद होने के कगार पर पहुँच जाएंगे। जो तेलों से वाले जो कल कारखाने चलते हैं उनमें जब तेल खपत अधिक हो गया अर्थात तेल खत्म हो जाएगा तो हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे, जो रोजगार तैयार हो जाएंगे और भूखमरी भी बढ़ जाएगी। मानव जीवन की ये आपके 5-6 पॉइंट थे। चौथे में जो समस्या उत्पन्न हो सकती हैं तेल संसाधन खत्म होने से। अब आगे, मानव जीवन की उत्कृष्टता एवं विश्व शांति बनाए रखने के लिए समाज में संसाधनों का बंटवारा करना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और मानव जीवन उत्कृष्टता बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका बंटवारा करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हर प्रकार के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए जून 1992 में 100 देशों ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किया था या हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जनेरो, जैसे आपका भारत में हरियाणा है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, ऐसे भी आपके राज्य हैं। इनमें ऐसे उनमें भी बहुत से राज्य हैं और उनके शहर है। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है तो दिल्ली है, तो ऐसे ही वहाँ पर रियो डी जनेरो एक शहर का नाम है। वहाँ पर सन 1992 में 100 देशों ने एक पृथ्वी सम्मेलन किया था और उसमें 21 एजेंडे तैयार किए थे। इस एजेंडे की घोषणा पत्र पर नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। ये सम्मेलन ब्राज़ील में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में एकत्रित हुए राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए।
भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाए। इस सम्मेलन का उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित उत्तरदायित्व के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। इस सम्मेलन का उद्देश्य विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का समाधान ढूंढना था। ये आपका एक कभी कभी क्वेश्चन ऑप्शन आ जाता है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो सन 1992 में 100 देशों ने मिलकर रियो डी जनेरो, जो एक ब्राज़ील का शहर है, उसमें हुआ था। जो 100 देश थे उनके अध्यक्ष में ये सम्मेलन किया था और 21 एजेंडे तैयार किए थे और जो एजेंडा का उद्देश्य था वो मैंने अभी आपको बताया है। अब बात आती है संसाधन नियोजन। ये एक हेडिंग है। संसाधन नियोजन का तात्पर्य है कि प्रकृति में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग एक नियम बनाकर किया जाए, एक नियम बनाकर किया जाए और नियम बनाकर करने के साथ साथ हमको अन्य संसाधन भी उत्पन्न किए जाए, अन्य संसाधन भी उत्पन्न किए जाए। अन्यथा ऐसा नहीं होगा तो प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में है और आने वाली पीढ़ी के लिए धीरे धीरे वो खतरे में पड़ जाएंगे, अर्थात खत्म हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ी को हम उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए नहीं छोड़ सकते, एक कल्पना ही मात्र रह जाएगा। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक कर्ता या तकनीक है। संसाधन नियोजन एक कर्ता या तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने संसाधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। भारत जैसे देशों में संसाधनों की उपलब्धता में काफ़ी विविधता है। भारत में कहीं पर एक संसाधन उपलब्ध है तो कहीं पर दूसरे संसाधनों की अधिकता है। कुछ क्षेत्र संसाधनों की उपलब्धता में आत्मनिर्भर हैं तथा कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिजों एवं कोयलों का प्रचुर भंडार है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रचुर भंडार पाया जाता है, याद रखिएगा 3 राज्यों को। और अरुणाचल प्रदेश में जल की अधिकता एवं मूल विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में जल की अधिकता एवं मूल विकास की कमी है। राजस्थान एवं गुजरात में पवन एवं सौर ऊर्जा की अधिकता है, क्योंकि ये तटीय एक मरुस्थलीय है। राजस्थान, गुजरात भी मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर गर्म तेज हवाएं चलती हैं, वहाँ पर पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। परंतु जल संसाधन की कमी है। गुजरात और इस दोनों में जल संसाधन की कमी है। लद्दाख में अन्य राज्यों की अपेक्षा शीत मरुस्थल अधिकता है। लद्दाख में अन्य राज्यों की अपेक्षा शीत मरुस्थल की अधिकता है, अर्थात वहाँ पर बर्फ अधिक पड़ती है, ठंडी ठंड पड़ती है, गर्मी और बरसात वगैरह नहीं होता। लेकिन सांस्कृतिक विरासत की प्रचुरता है। सांस्कृतिक विरासत, वहाँ के व्यक्तियों ने संस्कृति को इतना विकसित कर लिया है, उस नगर को इतना विकसित कर लिया है, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के संसाधन जुटा लिए हैं जो उनके आर्थिक मदद में सहयोग करते हैं। जो विदेशी पर्यटक या अपने देश के पर्यटक वहाँ पर जो जाते हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ों को खरीद कर लाते हैं और जो पैसा मिलता है उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। वही उनका एक आर्थिक विकास का साधन है। परंतु यहाँ पर जल आधारभूत संरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। यहाँ पर जल की कमी है और महत्वपूर्ण खनिजों की भी कमी पाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय
स्तर पर संतुलित संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर और स्थानीय स्तर पर भी संतुलित संसाधनों को नियोजित करने की आवश्यकता है। तो बच्चों, आज हम इतना ही बताएंगे और बाकी जो चैप्टर में बचा है उसको हम कल बताएंगे। ठीक, जो बताया है उसके आधार पर आप उसमें किताब खोलिए, देखिए और उसको नोट करिए। नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आपको कोई दिक्कत भविष्य में न आए। कल हमको बताना है भारत में संसाधन नियोजन। ठीक, थैंक यू।